नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम बात करेंगे खेत का समतलीकरण किस तरह किया जाए और साथ ही आप जानेंगे कृषि में सामयिक कार्य किस तरह होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, आप लोगों के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके कृषि के कार्यों में आपको सहूलियतें मिलें, नई जानकारियाँ मिलें और आपको नए तरीके से बातें पता हो जाएं। जी हाँ, आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे खेत के समतलीकरण पर। खेत का समतलीकरण अगर सही तरीके से होता है तो किसान भाइयों उपज भी बहुत अच्छी होती है। समतलीकरण करने में क्या क्या सावधानियां रखी जाएं, किन किन औजारों का उपयोग हो, किन किन मशीनों का उपयोग हो, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवव्रत सिंह, पूर्व वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से हैं और आपको ये बताएंगे कि किस तरह काम किया जाता है। आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर देवव्रत सिंह, पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में रहा हूं और मैं किसानों से काफ़ी संपर्क में रहा हूं और बहुत सारे किसानों के साथ में मैंने काम किया है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूं जिसको जो किसान इस समस्या से उलझ रहे हैं उन किसानों को बिल्कुल साफ समझ में आएगा कि खेत में समतलीकरण क्यों करते हैं हम। समतलीकरण की बहुत सारी मशीनें हैं, महंगी मशीनें भी हैं और सस्ती मशीनें भी हैं। तो समतलीकरण पर मैं जोर देना चाहता हूं। मैं बताऊंगा कि समतलीकरण से क्या परेशानियां हो रही हैं। अगर हम सही समतलीकरण नहीं करते हैं तो खेत में पानी खड़ा हो जाता है। सभी किसान भाई ये जानते हैं, उन्होंने देखा भी हुआ होगा, अगर खेत में लगातार पानी खड़ा हो जाता है तो जो पौधे हैं, खासतौर पर सोयाबीन के पौधे पीले पड़ जाते हैं और छोटे रह जाते हैं। और नहीं भी, अगर बहुत ज़्यादा पानी नहीं भी है, थोड़ा पानी भी अगर लगातार खड़ा है 4-5 दिन से अधिक अगर सोयाबीन में पानी खेत में खड़ा हुआ है तो आप ये समझिए कि दिनों दिन आपकी जो उत्पादकता है, पौधा कमज़ोर हुआ जा रहा है और सोयाबीन के पौधे में उत्पादकता घटती जाती है। इसके साथ में मैं एक और छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा। वो बात ये है कि हम खेत में ये ध्यान रखें कि कतार से कतार की दूरी, जो भी किस्म है या वैरायटी है, उसके अनुसार जो अनुशंसा है वो 16 इंच या 18 इंच कतार से कतार की दूरी रखना बहुत लाभकारी है। क्योंकि यदि ये हम दूरी नहीं मेंटेन करते तो हम ये भूल जाते हैं कि हम खरपतवार नाश करने के लिए दवा का छिड़काव और अन्य बीमारियों या कीड़ों को समाप्त करने के लिए हम दवा का छिड़काव ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं कर पाते और बैलों के माध्यम से भी नहीं कर पाते जिसको डोरा कहते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये चीज़ में समतलीकरण से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा आवश्यक है और समतलीकरण बहुत आसान है। समतल का मतलब पूरा खेत 100% समतल नहीं होना चाहिए। ये समतलीकरण की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि खेत से पानी जो है यदि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी खेत में खड़ा हो रहा है तो पानी की निकासी अपने आप हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं कई ज़िले भोपाल के आसपास जानता हूँ जिनके खेत में पानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर खड़ा हो गया तो ट्रैक्टर तो छोड़िए, आदमी भी उस खेत के अंदर में नहीं जा सकता है। तो समतलीकरण कराएं। अब कराएं कैसे समतलीकरण? तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि इसका सबसे आसान एक तरीका है, ट्रैक्टर के पीछे एक ब्लेड लगता है, ब्लेड, जिसको कई जगह सुपड़ी बोलते हैं, कई जगह सुपड़ा बोलते हैं, कई जगह ब्लेड बोलते हैं। और भी तरीके हैं, मोटर ग्रेडर से भी करते हैं, प्लेनर से भी करते हैं, लेज़र लेवलर भी हैं। लेकिन मैं सभी किसानों के हित की बात करूंगा। मैं कहूंगा कि आप या तो वो ब्लेड खरीद लें, ट्रैक्टर चलित ब्लेड खरीद लें, या फिर जो किराए का ट्रैक्टर लेके आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर दूसरे प्रदेशों से आते हैं जो बहुत काम करते हैं, जुताई भी करते हैं, थ्रेशर भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, प्लाऊ भी चलाते हैं, दांते का कल्टीवेटर भी चलाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप जो सुपड़ा चलाने वाले या ब्लेड चलाने वाले मिलते हैं उनसे अपने खेत का समतलीकरण करा लें। समतलीकरण नहीं कराएंगे तो सबसे बड़ा जो किसान भाई समझ पाएंगे मेरी बात को, वो ये है
कि ये देखा गया है कि 15 से लेके 25% सोयाबीन का उत्पादन पानी खेत में खड़े होने की वजह से कम हो जाता है। ये किसान भाई खुद भी जानते हैं, और मैं हज़ारों किसानों के खेत पर स्वयं गया हूं। मैं वो किसान जो कभी मानते नहीं थे इस बात को कि सर कुछ नहीं होता इससे, पानी से, उन किसानों ने मुझे बाद में बताया कि सर कई बार तो उत्पादकता हमारी आधी रह गई। देखिए सोयाबीन के किसान एक बात ध्यान रखें हमेशा, आप लोग सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, आप हमारे देश के लिए जो खाने का तेल है जिसको कि हम आयात करते हैं, यदि हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा सोयाबीन का तो तेल का उत्पादन ज़्यादा होगा, खाने के तेल का, सोयाबीन के तेल का। और इसकी जो खली है जिसको कि हम विदेशों में निर्यात करके लाखों लाखों डॉलर अपने देश के लिए कमाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की मेहनत से जुड़ी है। तो मेरे किसान भाई इस बात को पूरी तरह से समझ लेंगे कि आपकी एक छोटा सा व्यवस्था है। हालांकि मैं इसमें एक और बात बताना चाहता हूँ, कई किसानों के खेत ऐसे होते हैं जिनके खेत में पानी निकासी के लिए नाली की व्यवस्था ही नहीं होती है, उनके आसपास दूसरे किसानों के खेत होते हैं और वो रास्ता नहीं देते पानी निकालने के लिए। जब वो पानी निकालने के रास्ता नहीं देते तो बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि उसके भी रास्ते हैं, उसके लिए भी मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, अगर आपका ऐसा खेत बीच में है तो एक यंत्र आता है जिसको सब सॉइलर बोलते हैं। सब सॉइलर को आप मानसून की वर्षा होने के 20 दिन पहले अपने खेत में चला लें 10-10 फीट के अंतर से, तो जो भी पानी गिरेगा वो पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा और इसके बाद में जो भी पानी अंदर चला जाएगा आपको नुकसान नहीं करेगा, बल्कि अगली फसल जो होगी आपकी मालवा निमाड़ में अक्सर किसान इसमें आलू लेते हैं, अगला गेहूं चना लेते हैं या अन्य कोई फसल लेते हैं, तो उन फसलों में किसानों को बहुत फ़ायदा रहेगा क्योंकि नीचे पानी है। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर कम बारिश हो, आपने सब सॉइलर चलाया है तो पानी जो नीचे चला गया है खेत में, वो पानी ऊपर आके आपकी सोयाबीन की फसल को जीवित रखेगा। और ख़ास तौर पर मैं ये होशंगाबाद और आसपास के जो ज़िले हैं उन किसानों को बोलता हूँ कि वो हमेशा ध्यान रखें कि मेड़ नाली पद्धति, सब सॉइलर और मेड़ नाली पद्धति की बोनी जरूर करें, वरना वहाँ पर सोयाबीन लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि खेत में से पानी सूखता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ किसान भाई, मैंने विदिशा ज़िले में भी देखा है, रायसेन में भी देखा है, नर्मदापुरम में भी देखा है, मैंने कुछ हरदा में भी मैंने देखा है। तो मैं किसान भाइयों आपसे अनुरोध करता हूँ कि समतलीकरण की जो मशीनें हैं, प्लेनर आ गया है, लेकिन मैं अंत में यही बात कहूँगा, अगर आप ब्लेड लाएं उसका समतलीकरण करें। समतलीकरण का मतलब पूरी तरह से समतल नहीं, थोड़ा सा ढलान हो, बहुत हल्का सा ढलान हो, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो खेत में रुक रहा है उसको निकालना ज़रूरी है। बहुत लंबे समय तक अगर खेत में पानी खड़ा हो रहा है बोनी के 15-20 दिन के आसपास ख़ास तौर पर, तो जो सोयाबीन की जड़ों में जो गांठें बन जाती हैं, वो गांठें जो हवा से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को पोषण देती हैं, वो गांठें सड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। मेरे ख्याल से किसान भाई सब समझते हैं इन बातों को, तो ये ध्यान रखें, समतलीकरण को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ढलान ना हो और बिल्कुल समतल भी ना हो। तो मैं किसान भाई आपसे ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप एक ब्लेड ले लें और उसको किराए पे भी चलाएं और अपने क्षेत्रों में किसानों को अवगत कराते रहें कि कितना बड़ा नुकसान। मुझे तो ऐसे भी किसानों को मैं जानता हूँ जिनका कहना है कि सर 15 दिन पानी खड़ा रह गया खेत में, उत्पादन हमारा आधे से भी कम रह गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं समतलीकरण पर विशेष तौर पे जोर दे रहा हूँ सभी किसानों को। और बिल्कुल अगर आप नहीं भी खरीदना चाह रहे हैं ब्लेड, तो आप कहीं से भी ले आइए, ठीक। मेरे हिसाब से किसान भाई इस बात को समझ गए होंगे। और सब सॉइलर के बारे में कभी अन्य कार्यक्रम बनाऊंगा, मैं आपको सभी को बताऊंगा सब सॉइलर कैसे चलाया जाए, उसके लाभ क्या हैं, अन्य मशीनों पर भी मैं बहुत कुछ करूंगा। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप समतलीकरण खेत का करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब इस भाग में हम जानेंगे कृषि में सामयिक कार्य। किसान भाइयों, रबी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रबी की फसलों की तैयारियां करना हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे काम हैं, हमें बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, मशीनों का सही तरीके से उपयोग करना है, सिंचाई व्यवस्था करना है। और हाँ किसान भाइयों, रबी की तैयारियां कर रहे हैं तो बीज उपचार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या है कृषि में सामयिक कार्य, इसी की जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अखिलेश कुल्हाड़े जी, और आप बिल्कुल ये जानकारी देखिए। किसान भाइयों नमस्कार। अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है खरीफ फसलों की कटाई का, खरीफ फसलों में मक्का, धान और सोयाबीन की मुख्य रूप से फसल है जिसकी कटाई हो रही है। मक्का की कटाई पहले की जाती है क्योंकि ये कम समय की फसल है। अब मक्का को आप तोड़ाई करके रख लें और सुखा लें, फिर इसको मार्केट में एक निश्चित नमी के अंतर्गत बिक्री होती है, उस आधार पर बिक्री करें। दूसरा ये है कि इसके बाद सोयाबीन की बात आती है तो सोयाबीन की कटाई समय पे करें, नहीं तो दाने इसके झड़ जाते हैं, खेत पे ही छूट जाते हैं। और फिर आई हमारी धान लगभग 8 से 10 दिनों में 15 दिनों के अंदर पूरी कटाई हो जाएगी। हम इसको व्यवस्थित नमी को एक निश्चित मात्रा में सुखा लें और उसके बाद हम इसकी बिक्री करें तो पर्याप्त हमको लाभ मिलेगा। और अब आने वाला समय हमारा रबी सीजन का है। रबी सीजन में आप ये जानते हैं कि मुख्य रूप से रबी के सीजन में हम लोग मटर लगाते हैं, चना लगाते हैं, सरसों लगाते हैं और गेहूं लगाते हैं। मटर यदि हम पूर्व वाली लगाएं, जिसको हम बोलते हैं अर्ली स्टेज में, तो अर्किल की वैरायटी हम लोग यदि लगाएं तो लगभग 75 दिन के अंदर उसकी कटाई हो जाती, तुड़ाई हो जाती है। इसी प्रकार चना है, चना भी हम लोग लगाएं तो उसको भी हम डायरेक्ट खेत से निकाल करके सीधे मार्केट में बेच देते हैं हरा का हरा, और उसके बाद जो समय मिलता है हम अगली फसल के लिए खेत तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही हम बात करें अपने गेहूं की, गेहूं में भी 2 प्रकार की हैं, एक मीडियम मध्यम अवधि वाली और दूसरा है अधिक अवधि वाली। यदि हम गेहूं को पानी की व्यवस्था के अनुसार, सिंचाई के अनुसार यदि हम लगाते हैं तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ऐसे ही हम सब्जियों में आए हैं। सब्जियों के मौसम में आपने देखा है कि टमाटर, बैगन, मिर्च और धनिया, इसकी बहुत डिमांड है और नॉर्मली रहती है। तो हम लोग इसकी व्यवस्था करें, एक ऐसी नर्सरियों से बीज लेके आएँ जहाँ पर हमें नर्सरीज में जो पौधे बनते हैं एकदम स्वस्थ हो और अधिक उत्पादन दें, तो उनको हमें लगाना चाहिए। आजकल टमाटर और बैगन में ग्राफ्टेड प्लांट आने लगे, जो हमारी गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो नर्सरी है, वो सप्लाई करती हैं और लगभग 1 रुपये सवा रुपये के लगभग इसका रेट आता है। और हम लोग इसी प्रकार जो है धनिया की बात करें, धनिया जो रहता है, धनिया की खेती जो है, धनिया सीधा हरा धनिया बिक जाता है, और दूसरा है कि धनिया जो है पूरा का पूरा बीज के रूप में भी बिकता है। तो ये काम किया जा सकता है। और बहुत अच्छी बात है जैसे प्राकृतिक खेती में हो रहा है, अभी लोग अपनी बाड़ी में सभी प्रकार की सब्जियों को, सभी प्रकार के फलों को जैविक रूप में ले रहे हैं, रसायन का कम इस्तेमाल करके उत्पादन ले रहे हैं। तो हम अपनी बाड़ियों में अभी निश्चित समय पे लगाएं। अभी आप देख रहे हैं कि केला
और पपीता, इनका भी उत्पादन अच्छा हो रहा है। तो हमारे किसान भाइयों से है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए आप लोग समसामयिक में अपने बीज की व्यवस्था करें, पौधों की नर्सरियों की व्यवस्था करें और उत्पादन लें। हमारे किसान भाई जो हैं आने वाले समय में जो बीज की आवश्यकता होती है, अभी रबी सीजन में होगी, तो आप बीज स्वस्थ बीज लें और एक गवर्नमेंट एजेंसी से लें या बीज समितियों से लें या बड़े शासकीय संस्थानों से या शासकीय फार्मों से आप प्राप्त कर सकते हैं। इनसे हमें लेने में ये रहता है कि हमारा बीज जो है 100% गारंटी के साथ उगता है, उत्पादन अच्छा होता है और हमें किसी प्रकार का जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ये कि हमारे बीज का यदि हम लोग अच्छे ग्रेडिंग वाला लें, जैसे कि फाउंडेशन सर्टिफाइड होता है, यदि हम ऐसा बीज लें, इनसे उत्पादन करें, तो हमारा बीज स्वाभाविक है अधिक उत्पादन देगा। तो ऐसा हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं। हमारे मौसम के अनुसार देखेंगे आप कि हमारे बहुत सारे त्यौहार आते हैं। हम इन त्योहारों में यदि फूलों की बहुत अधिक खपत होती है तो फूलों की खेती करते हैं और फूलों को इस प्रकार लगाएं कि उत्पादन हमारा उस समय हो, चाहे गुलाब हो, चाहे गेंदा हो या जरबेरा हो या दूसरे फूल हों। तो ये आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा और एक लाभ देता है। अभी दीपावली आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर ऐसे शादी के सीज़न आ रहे हैं, तो ये फूलों की खेती हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फूलों की खेती से आप बहुत अधिक आय कमा सकते हैं और एक यदि ग्रुप में आप काम करते हैं तो ये फूलों के दाम हमें बड़े शहरों में बहुत अधिक मुनाफा देते हैं। बड़े शहरों में फूलों की आवक कम रहती है लेकिन वहाँ मांग अधिक रहती है। उसको देखते हुए हम लोग फूलों की खेती में ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं। और उसके अलावा नए नए फलों की वैरायटी हैं। नए नए फल में हम ड्रैगन फ्रूट की बात करेंगे। ड्रैगन फ्रूट आ रहा है, ड्रैगन फ्रूट की डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रही है। और एप्पल बेर आ रहा है, गुआवा की वैरायटी जिसका एक वजन होता है लगभग 700 ग्राम के लगभग। तो ऐसे गुआवा की वैरायटी है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। सीताफल आ रहा है, सीताफल में बहुत सारे हैं, लोकल सीताफल जंबो साइज में। तो सीताफल का उत्पादन भी बहुत बड़े रूप में हो रहा है। उसकी गोल्डन वैरायटी आप देख रहे हैं अधिक उत्पादन देती है और इसकी बहुत भारी डिमांड है। और इन फलों की हम फूड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग आने वाले जो किसान भाई हैं, हमारे किसान भाइयों को आर्थिक लाभ और अधिक पहुंचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा कहना है। और किसान भाइयों को सलाह है कि आप समय को देखते हुए अपना उत्पादन लें और अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, खबरें खेती की देखने का वक्त है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। रबी बुआई की शुरुआत, चने में खरपतवार नियंत्रण, मसूर की उन्नत खेती, अलसी में उर्वरक प्रबंधन, मूली में खरपतवार प्रबंधन, अंकुरण जांच के बाद करें बोनी। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। रबी बुआई की शुरुआत, मध्य प्रदेश के किसानों ने रबी फसलों की बुआई शुरू कर दी है। इस साल मानसून की वापसी में थोड़ा विलंब होने से रबी बुआई देर से शुरू हुई है। खेतों में पर्याप्त नमी होने से चालू रबी सीजन में बुआई बढ़ने की पूरी संभावना है। किसानों द्वारा गेहूं के साथ ही सरसों एवं चना फसल की बुआई को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक 11 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हुई है। गत वर्ष समान अवधि में 9 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। चालू रबी मौसम में 139 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की बुआई 89 लाख हेक्टेयर लक्ष्य में विरुद्ध 2 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल समान अवधि में मात्र 62,000 हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। चने की बुआई 2.25 लाख हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष इस समय तक 3 लाख हेक्टेयर में चना बोया गया था। सरसों की बुआई 4.70 लाख हेक्टेयर में हुई है। पिछले साल अब तक 4.25 लाख हेक्टेयर में सरसों बोया गया था। मसूर की बुआई 85 लाख हेक्टेयर में हुई है। रबी की तिलहनी फसलों की बुआई 5 लाख हेक्टेयर में हुई है। चने में खरपतवार नियंत्रण, जिस खेत में चने की फसल बोना हो पलेवा देकर ही बोनी करें। बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलिन 38.7% 1 एकड़ में 600 से 700 मिलीलीटर की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे खरपतवार बीजों का अंकुरण नहीं होगा। चने की 30 से 35 दिन की अवस्था होने पर कुल्पा या डोरा अवश्य चलाएं। मसूर की उन्नत खेती, मसूर के लिए दोमट और भारी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है।
ऐसे खेतों का चयन करें जिससे पानी नहीं रुकता है। खरीफ फसल कटने के बाद एक जुताई डिस्क हैरो और एक जुताई कल्टीवेटर से कर पाटा चलाकर खेत को भुरभुरा एवं समतल तैयार कर लेना चाहिए। मसूर की उन्नत किस्में K75, JL1, L4076, JL3, IPL 18, IPL 316, IVL 31 बोकर अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। मसूर के बीज की मात्रा 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है और बीज की अंकुरण क्षमता 75% से अधिक होनी चाहिए। मसूर की असिंचित अवस्था में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक, सिंचित अवस्था में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। अलसी में उर्वरक प्रबंधन। अलसी की फसल में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बुआई के समय ही करें। गोबर की खाद उपलब्ध होने पर अंतिम बखरनी के समय 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर खेत में मिला दें। असिंचित अवस्था में 30:15 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर व पोटाश प्रति हेक्टेयर संपूर्ण खाद बुआई के समय में ही खेत में डालें। सिंचित अवस्था में 70:3 किलोग्राम नाइट्रोजन, स्फूर, पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा व स्फूर पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय पर ही दें तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा को पहली सिंचाई के समय दें एवं उत्तेरा पद्धति में 20 किलो नाइट्रोजन अलसी की फसल में दें। मूली में खरपतवार प्रबंधन। मूली के खेत में यदि खरपतवार उगाए हों तो आवश्यकता अनुसार उन्हें निकालते रहना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नाशक का प्रयोग भी लाभकारी है, जैसे स्टाम्प 3.0 किलोग्राम 1000 पानी लीटर में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर प्रारंभ के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। निराई गुड़ाई 15 से 20 दिन के बाद करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखलाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। अंकुरण जांच के बाद करें बोनी। कृषक बहनें चने, मसूर व गेहूं की छनाई, बिनाई, अंकुरण क्षमता की जांच और बीजोपचार के बाद ही बोनी करें ताकि खेती से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। उक्त उद्गार कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के डॉक्टर चंद्रजीत सिंह वैज्ञानिक के हैं, जिन्होंने कृषक परिवारों द्वारा रबी फसलों के बीज प्रबंधन विषय ऑनलाइन प्रशिक्षण में व्यक्त किए हैं। डॉक्टर किंजलक सी सिंह ने किसानों को चने के साथ ही धनिया की अंतर्वर्ती फसल कतार से कतार 14 इंच की बोनी, प्रति एकड़ 5 फेरोमोन ट्रैप तथा फूल अवस्था में 20 खूंटी लगाने और फल अवस्था में इन्हें हटाने की अनुशंसा की है। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में हमने जाना कि खेत का समतलीकरण किस तरह किया जाए ताकि रबी की फसलें बहुत अच्छी हो सकें, और साथ ही रबी की फसलों के लिए कृषि में सामयिक कार्य क्या क्या हैं, इसके बारे में भी जानकारी आपको कृषि दर्शन के इस अंक में मिली। अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।